नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र राष्ट्रवाद के बारे में। उग्र राष्ट्रवाद का जो युग रहा है उसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं आज। यह इस सीरीज़ का हमारा 4th लेक्चर है। इसके पहले हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों के बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा की है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो हम बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बातें करते हैं। फ्रीडम मूवमेंट जो है वो कोई 1, 2 या 5, 10 साल की बात नहीं है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया थी जिसके तहत देशवासियों ने संघर्ष किया और अपने देश को आज़ादी दिलाई। इसको जब हम स्टडी करते हैं तो कई चरणों में पाते हैं। इन चरणों को हम यहाँ पर जो है पढ़ने के सुविधा के अनुसार आपको लिख रहे हैं कि हमें इन 6 चरणों में जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का कार्यक्रम चला है उसको समझना है, पढ़ना है। इन 2 चरणों के ऊपर की जो बात है हम हमारे प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, और जो आप यहाँ पर रेड हाईलाइट करके देख रहे हैं, आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसकी टॉपिक पे भी जो है हमारे 2-3 वीडियो आएंगे, और इसके बाद के जो चरण हैं बैक टू बैक हम उनके बारे में बात करेंगे हमारे बाद के वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा मुख्य टॉपिक, उग्र राष्ट्रवाद का युग। उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है, कौन इनके स्वर को बुलंद करने वाले प्रमुख नेता रहे हैं, सब कुछ समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये देखना होगा, या हम कहें वो इंडेक्स देखना होगा जो इसके अंतर्गत आता है। उग्र राष्ट्रवाद के अंतर्गत हमें इन निम्न टॉपिकों को बहुत अच्छे से और विस्तार से पढ़ना है। यदि हम बात करें तो हम आज की वीडियो में देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद के कारणों से संबंधित प्रमुख नेताओं के बारे में। फिर इसके बाद आता है बंगाल विभाजन, जिसमें उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके अंतर्गत जो स्वदेशी आंदोलन चलाया वो देखेंगे, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम क्रम से इन सारे टॉपिकों को समझेंगे। तो आप अगर हमारे वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने इंडेक्स यहाँ पर दे दिया है, आप चैप्टर के अंदर सब चैप्टर करके इस चीज़ को समझ सकते हैं या सब टॉपिक करके समझ सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और उग्र राष्ट्रवाद के युग के अंतर्गत उग्र राष्ट्रवाद के कारणों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो उग्र राष्ट्रवाद का युग कब से कब तक रहा, इसका मुख्य डोमिनेंट कब से कब तक रहा। हमें पता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना 1885 में हुई थी, तो उसमें 1905 तक उदारवादियों का जो है प्रभुत्व रहा। कुछ बाद में कांग्रेस में ऐसे प्रमुख लोग, पढ़े लिखे, एजुकेटेड और अपने स्वर को बुलंद करने वाले लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जो अपने स्वभाव में जो थोड़ा सा तीखापन रखते थे, जोश रखते थे। तो उनमें प्रमुख नाम है, आपने लोअर क्लास में अक्सर पढ़ा होगा, तो लाल बाल और पाल। इसके अलावा अरविंद घोष भी है। ठीक है, लाल बाल पाल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, लाल बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन पॉल के बारे में हम जो है यहाँ पर बात करेंगे। और अरविंद घोष प्रमुख उग्रवादी नेता रहे हैं। तो उग्रवाद का अर्थ क्या है? तो कांग्रेस में जो उदारवादी नेतृत्व था स्टार्टिंग में, तो उनकी अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा तथा वे शासन में मनमानी करते रहे। इसके परिणाम स्वरूप जो कांग्रेस की कुछ सदस्य थे उनमें इस भावना का जन्म हुआ कि हमें संवैधानिक आंदोलनों से भारतीय जो है स्वाधीनता नहीं मिलेगी, हमें अब संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की ओर जाना होगा। अर्थात संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसे ही क्या कहा जाता है? उग्र राष्ट्रवाद या गर्मपंथी भावना कहा जाता है। संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़ा, तुम नहीं समझोगे तो हम तुमको मारेंगे भी सही। ठीक है, लड़ाई झगड़ा फालतू वाला नहीं, टेक्निकल वाला। तो ये इनका सोच था ठीक है। तो ये आप आई थिंक समझ गए होंगे कि संघर्ष से अब हमें जो है स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, अनुनय विनय नहीं करना है अंग्रेज़ों के आगे, हमें संघर्ष करना है। उसकी कुछ प्रमुख नीतियाँ होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता ही है बाल गंगाधर तिलक एक प्रमुख उग्रवादी नेता थे, और वो राइटिंग के द्वारा भी बहुत बड़ी मतलब अपनी भावनाओं को जगजाहिर करते थे, बहुत अच्छा लिखते थे वो, जिससे कि जनता जो है जागृत होती थी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्रमुख उग्रवादी नेताओं के बारे में। तो लाल बाल पाल और अरविंद घोष ये प्रमुख उग्रवादी नेता रहे हैं।
तो इन सब के बारे में लाइटली हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक का ये नारा आपको याद होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसका अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट फॉर ब्रिटिशर्स भी कहा था। अगर हम कहें तो एक ब्रिटिशर्स थे वैलेंटाइन शिरोल, वैलेंटाइन शिरोल। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा था कि ये भारत की उग्रवादी राजनीति के जनक है। ठीक है, भारत की उग्रवादी राजनीति के जनक। ठीक है, भारत की उग्रवादी राजनीति के जनक कौन है? तो वो बाल गंगाधर तिलक है। इंडियन अनरेस्ट फॉर ब्रिटिशर्स और फेरोशियस लीडर है, बहुत ही आक्रामक जो है ये लिखते थे। और दोस्तों वैलेंटाइन शिरोल के बारे में क्या कहा है आपको? इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है इंडियन अनरेस्ट। इसी में इसमें इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को उग्रवादी राजनीति का जनक कहा है और साथ में ही इन्होंने जो आर्य समाज के संस्थापक थे, कौन? दयानंद सरस्वती जी, उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? भारतीय अशांति का जनक तो ये कहा था दयानंद सरस्वती को वैलेंटाइन शिरोल ने, और बाल गंगाधर तिलक को कहा था भारत की उग्रवादी राजनीति का जनक। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है आपको याद रखना है। इस जो गणपति उत्सव है और शिवाजी फेस्टिवल जो है मनाने की शुरुआत जो है सामूहिक रूप से वो बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। वो चाहते थे कि जब हम गणपति उत्सव जैसे धार्मिक त्यौहार मनाएंगे हम तो अपने विचारों का आदान प्रदान और देशभक्ति की बातें हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज तो मिलने पर भी पाबंदी लगा देते थे। इन्होंने कुछ पत्रों का प्रकाशन भी किया था। केसरी जो बहुत फेमस है, जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, और मराठा करके एक और था जो कि इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होता था। ये मेंबर रह चुके हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के, और 18 महीने इन्होंने जेल में भी बिताए हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है 18 महीने जेल में बिताए हैं। तो इन्होंने 18 महीने जेल में कब बिताए थे वो भी हम आपको बता देते हैं। 1897 में। ठीक है, 1897 में प्लेग के लिए जो है WC रैंड की कमीशन में जो है एक प्लेग के इसलिए कमेटी गठित की थी, जिसमें चापेकर बंधु दामोदर बालकृष्ण ने क्या करा था? इनकी हत्या कर दी थी। तो इसकी हत्या से रिलेटेड चीज़ को बाल गंगाधर तिलक ने जो है अपनी राइटिंग में शामिल करा था, इसके बारे में उन्होंने लिखा था। तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने उठाकर उन्हें जो है 18 महीने की जेल की सज़ा दे दी थी। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने संचालन किया। जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसके तहत इन्हें 6 साल की जेल की सज़ा हो गई थी। अर्थात ये 1908 से 1914 तक जो है बर्मा की जेल में रहे थे। ठीक है, बर्मा में मांडेय जेल में ये रहे थे। तो इस समय जो है आंदोलन की गति भी धीमी पड़ गई थी। जब ये जेल से रिहा हुए 1914 में, तो इसके बाद इन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। होम रूल जब हम पढ़ेंगे तब यहाँ पर हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और जब असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन जो है 1 अगस्त 1920 का इनका जो है निधन हो गया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं, हमें याद रखना। उनको ही निधन को जब हो गया था तो उसको डेडिकेट करने के लिए असहयोग आंदोलन में एक फंड का जो है नाम रखा गया था, जिसे तिलक स्वराज फंड कहा गया था। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं लाला लाजपत राय की। तो लाला लाजपत राय जो है पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे, काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, और ये भी स्वदेशी आंदोलन के जो बाद है 1907 में जेल की यात्रा, मतलब इन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। इंडियन होम रूल लीग इन्होंने USA में 1914 में ओपन किया था। तो ये बात कुछ ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल आंदोलन चलाया था भारत में, और जो एनी बेसेंट ने भी चलाया था मद्रास में, वो भी हम बताएंगे जब पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से होम रूल जो है एक USA अमेरिका में भी चला था, जिसको लाला लाजपत राय ने चलाया था। ये आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे, और साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए आपको पता है
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने क्या किया था। इन्होंने कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी हैं, इनके बारे में भी याद रखना है। तो अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, आर्य समाज, इंग्लैंड डेफ्ट टू इंडिया एंड द यूएसए हिंदू इम्प्रेशन, इनकी फेमस रचनाएं हैं। लाला लाजपत राय की हम बात करें तो जब ये पंजाब में क्रांति ये गरम दल के नेता थे, ठीक है, हम पढ़ ही रहे, उदारवादी नेता थे। देन इसके साथ साथ इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां भी संचालित की थी पंजाब में, और इनके साथ जो है अजीत सिंह जुड़े हुए थे, जो कि भगत सिंह के चाचा लगते थे, ठीक है, और बाद में फिर भगत सिंह भी इनके संपर्क में आए थे। चलिए अब बिपिन चंद्र पॉल की बात करते हैं। तो इन्हें फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया कहा जाता है, अर्थात क्रांतिकारी विचारों के जनक इनकी संज्ञा बिपिन चंद्र पॉल को दी जाती है। अरविंद घोष के वंदे मातरम के एडिटर रहे हैं और परिदर्शक वीकली भी इन्होंने स्टार्ट किया था। चलिए अब बात करते हैं अरविंद घोष की। तो अरविंद घोष जो है, इन्हें अलीपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। ये भी प्रमुख, काफ़ी एजुकेटेड थे। इनके पिता तो अंग्रेजी सभ्यता के महान समर्थक थे, काफ़ी एजुकेटेड थे, और इन्होंने क्रांति का जो है को संचालित किया था। ये विद्वान, साहित्यकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और भविष्यदर्शी थे। कोलकाता में जन्म हुआ था और इन्होंने कई फेमस जो है पुस्तकें लिखी है। इसमें कुछ प्रमुख है द लाइफ डिवाइन, ठीक है, देवीय जीवन, इसको बोलते हैं देवीय जीवन। और इसके बारे में जो है एमपीपीएससी में एक बार पूछा गया है कि द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है, तो अरविंद घोष ने। इसके अलावा इन्होंने सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, एसेज ऑन गीता, लेटर्स ऑन योगा पार्ट 1, 2 एंड 3, द फ्यूचर पोइट्री एंड द ह्यूमन साइकिल, इसके अलावा और भी कई पुस्तकें इन्होंने लिखी है। इसके अलावा द सीक्रेट ऑफ द वेदा, हमने यहाँ पर शो नहीं करा है बट इन्होंने लिखा है। देन अदर है सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, कमेंट्रीज ऑन द उपनिषद, पावर विद इन, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर करके कई सारी इन्होंने जो है पुस्तकें भी लिखी है, और इनके बारे में हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं। तो अरविंद घोष के बारे में याद रखना है। इन्हें जो है अलीपुर षड्यंत्र केस जब हुआ था, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने बम बनाने का कारखाना पकड़ लिया था क्रांतिकारी को, तो इनको वहाँ पर जो है केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अरविंद घोष के बारे में हमें याद रखना है। बाद में अरविंद घोष को जब कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया था, तो इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था और ये पौंडीचेरी चले गए थे, ठीक है, पौंडीचेरी चले गए थे और वहाँ उन्होंने ऑरोविले आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये बात भी हमें याद रखना है। कौन से आश्रम की, तो ऑरोविले आश्रम की भी स्थापना की थी, किसने, अरविंद घोष ने। चलिए अब हम बात करते हैं उग्र राष्ट्रवाद के कारण की, कि आखिर में क्या ऐसे कारण हैं जिससे कि उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। हम सब जानते हैं कि 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ तो उदारवादी नेता अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि एओ ह्यूम के नेतृत्व में ही हुआ था, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जब उसमें कांग्रेस में ही के कुछ सदस्यों का जो अंग्रेज़ों के ऊपर विश्वास है वो उठ गया था। क्यों, इसके कई सारे फैक्टर्स है, कारण है जो आपके सामने दिख रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम एक एक पॉइंट करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर इसको ब्रीफ में नहीं लिखा है। सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं अंग्रेजी राज्य के स्वरूप की पहचान। तो अंग्रेजी राज्य के स्वरूप की इन्हें पहचान हो गई थी। उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण नीति से देश जो है जो कंगाली की कगार पर पहुंचा था, गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी। 1896 से 1900 के मध्य बहुत सारे कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आई थी, अकाल आए थे, जिसके कारण 90 लाख लोग मर गए थे। 90 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा होता है। 90 लाख लोग मारे गए थे, किंतु अंग्रेजी शासकों की इस ओर कोई ध्यान नहीं गया था। साउथ में जो है प्लेग फैल गया था, लेकिन उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। सांप्रदायिक दंगे झगड़े हो रहे थे, जनधन की हानि हो रही थी, लेकिन उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। तो कुछ ऐसी वास्तविकताओं का जो है देशवासियों को ज्ञान हो गया था। इसके अलावा हम बात करें तो 1892 में भारत परिषद अधिनियम की राष्ट्रवादियों ने कहकर आलोचना की कि इसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है, अर्थात भारतीयों का प्रतिनिधित्व चाहते थे उदारवादी नेता भी कि भारतीयों का जो है प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। 1897 में जो है नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया था, और तिलक तथा अन्य लोगों को जो है, हमें बताया था तिलक को 18 महीने की जेल हुआ था, तो इन्हें 18 मतलब कुछ समय अवधि के लिए कई लोगों को
को कारावास में डाल दिया था। 1898 में जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 124A पर जो है दमनकारी कानूनों के लिए जो थी उसमें कई नए प्रावधान जोड़कर उसको और व्यापक बना दिया और उसके तहत जो है धारा 156A जोड़ी गई। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। 1904 में जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता कम कर दी गई। देन इसके अलावा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया। तो ये प्रमुख ऐसे घटनाक्रम थे जिससे कि उदारवादी जो उग्रवादी नेतृत्व वाले लोग थे उनके मन में काफ़ी गुस्सा था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, क्योंकि वो भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को नष्ट करने पर तुले हुए थे। तो ये घटनाक्रम आपको याद रखना है, जिसमें स्पेशली 1904 में जो ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट है जिसमें प्रेस का दमन किया गया और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है जिसमें विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण किया गया, वो आपको याद रखना है। फिर सेकंड पॉइंट ये है कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि हो रही थी। तिलक, अरविंद घोष तथा विपिन चंद्र पॉल ने अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से अपील की कि वे भारतीयों की विशेषता एवं शक्ति को पहचाने। धीरे धीरे धारणा जो है बढ़ रही थी कि जनसाधारण के सहयोग के बिना स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता है। थर्ड फैक्टर है शिक्षा का विकास। तो शिक्षा का विकास हो रहा था, ठीक है, शिक्षा के व्यापक प्रसार से जहाँ एक और भारतीय तेजी से शिक्षित हो रहे थे, बाहर विदेश से पढ़कर आ रहे थे, तो वहीं कुछ जो है बेरोजगार अर्ध बेरोजगारी के चक्रव्यूह में जो है फंसे हुए थे। तो अधिकांश ने अपनी बेकारी और दयनीय आर्थिक दशा के लिए उपनिवेशी शासन को ही जिम्मेदार जो है ठहराया और इसके खिलाफ फिर बाद में जो है सशक्त आवाज़ उठाई। अगर हम अगले फैक्टर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये फैक्टर है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं इस प्रकार से हो रही थी जिससे कि यहाँ के लोगों में जोश का संचार हुआ। 1868 में जापान ने जो है औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना स्टार्ट किया, अर्थात ये एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति बन गया, जिससे कि यहाँ पहले माना जाता था कि एशिया के लोग कुछ नहीं कर सकते, एशिया के देश जो है कुछ नहीं कर सकते, जो भी है सब कुछ सर्वोसर्वा ब्रिटेन और के यूरोप के लोग हैं। लेकिन 1868 में जापान ने अपनी औद्योगिक शक्ति को मजबूत करके इन धारणाओं को गलत साबित कर दिया था। अगर हम बात करें 1896 के दशक में, तो यहाँ पर इथोपिया द्वारा इटली की सेना की अपमानजनक पराजय कर दी गई थी। इटली भी यूरोपियन कंट्री थी, काफ़ी ज़्यादा पैसा था, पुनर्जागरण में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा किस प्रकार से व्यापार पर इसने एकाधिकार जमा रखा था। तो इथोपिया जो अफ्रीका का देश है, इथोपिया ने इटली को हरा दिया था। तो ये धारणा भी बनने लगी कि छोटा देश भी अपने यदि सशक्त हो, जनता आपस में एकजुट हो तो हरा सकते हैं, और ब्रिटेन का बोर युद्ध में बुरी तरीके से पराजय हो गई। इसके अलावा 1905 में जापान ने रूस को पराजित कर दिया। रूस एक सोवियत संघ उस समय बहुत महाशक्ति था, उसको भी जो है जापान ने पराजित कर दिया। तो इससे धारणा प्रबल हो गई कि हम भी जो है ये ऐसा कर सकते हैं और ब्रिटेन को यहाँ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तो ये फैक्टर भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया आ रही थी। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति बदल रही थी, वहीं पर भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने वाले कुछ लोग थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी जो अपनी कविताओं के माध्यम से जो है एकजुट करते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि भारत केवल भारतीयों के लिए है, ठीक है, आपके लिए नहीं है, भारत केवल भारतीयों के लिए है। तो उस चीज़ का जो है विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो मानने लगे थे कि इससे भारतीय संस्कृति जो है नष्ट हो रही है। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, ठीक है, जो उदारवादी है उसकी उपलब्धियों से जो है उग्र राष्ट्रवाद के जो नेता है असंतोष रखते थे। वो बोलते थे कि आप 20 साल हो गए भैया, आप लोगों को अभी तक कुछ भी जो है ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं देखने को मिला, इसका अर्थ है कि अब हमें ये मार्ग छोड़ देना चाहिए। तो वो उनकी जो उपलब्धियों थे उससे असंतोष रखते थे। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी निधि, लॉर्ड कर्जन ने तो ये तक कह दिया था कांग्रेस को कि तो मन के उद्गार निकालने वाली मात्र एक संस्था है, और फिर बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। बंगाल विभाजन के बाद लॉर्ड कर्जन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया, बहुत सारे ऐसे एक्ट ला दिए, शस्त्र अधिनियम ला दिया, तो जिससे कि जो भारतीयों पर कड़े जो है प्रतिबंध आरोपित करता था। तो इससे भी यहाँ के लोगों में जो था विरोध के स्वर प्रबल थे। फिर जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व आ चुका था। तो इन तमाम फैक्टर जो थे, अर्थात जुझारू राष्ट्रवाद का मतलब है कि समाज का एक वर्ग ऐसा तैयार हो रहा था जो कि जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा को रखता
था, अपने लेखों के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करता था। तो इसने भी काफ़ी अपना है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करा। तो ये एक प्रमुख फैक्टर है जिसने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया, और उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की। बिल्कुल बैक टू बैक हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने यही हमारा वीडियो देखा है तो हम कहेंगे पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए और सीक्वेंस में देखिए, आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से बैक टू बैक क्या घटनाएं हो रही थी। तो चलिए, आप आज हमने इसकी बात करी, अब हम बंगाल विभाजन की बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।